हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम क्लेट के क्वांट सेक्शन में 12 आउट ऑफ 12 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियलिटी ऑफ क्लेट क्वांट्स है क्या, है ना, कि यानी मैथ्स के सेक्शन की रियलिटी है क्या हमारे पास। तो देखो, सबसे अच्छी बात है कि आपके सामने मैथ्स के सेक्शन में सिर्फ टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये जो 12 क्वेश्चंस होंगे पूरी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई भी हायर मैथमेटिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे अच्छी बात होती है कि आपको सिर्फ बेसिक मैथ पे ही फॉलो करना है। बेसिक मैथ ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमें किस चीज की जरूरत है, तो हमें एक्यूरेसी की जरूरत है। ठीक है, फिर थोड़ी सी स्पीड की जरूरत है और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो हमारे लिए वहां पर काम आसान करेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहां पर आगे हम देखते हैं कि क्लेट के क्वांट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो सिर्फ दो डीआई आपके इंटरप्रिटेशन सेट्स आने वाले हैं, दो ही सेट आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के। हर एक सेट में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चंस हो जाएंगे और जितने भी आंसर्स होंगे वो इनसाइड डेटा ही हिडन होते हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है कि जितना भी आपका कैलकुलेशन पार्ट होने के बाद जो आंसर्स होंगे वो आपके पैसेजेस से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, चलिए अब एक ट्रूथ हम जानते हैं यहां पर सबसे पहले कि क्या ट्रूथ है हमारे क्लेट के क्वांट का। तो देखो, क्लेट के क्वांट का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल सेक्शन बन चुका है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर से ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल सेक्शन बन चुका है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, तो देखते हैं। देखो, ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, देखो लास्ट 3 ईयर्स में क्या हुआ है बच्चों। लास्ट 3 ईयर्स में ये हुआ है कि जो हमारा क्लेट है उसने एक्चुअली में क्या टेस्ट किया है ना। क्लेट एक्चुअली टेस्टेड इन लास्ट 3 ईयर्स। क्या टेस्ट किया है, तो सिर्फ आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को ही उन्होंने टेस्ट किया है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि कोर कॉन्सेप्ट ही टेस्ट हो रहा है। परसेंटेज, है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज, इससे बाहर अभी तक सिलेबस नहीं गया है लास्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर्स में जो चीज है हम होप कर रहे हैं कि नेक्स्ट इस ईयर में भी यही सेम रहे। ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस ना रहे। ठीक है, अब क्या क्या लॉजिक अप्लाइड हुआ है, तो सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक अप्लाइड हुआ है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरप्रिटेशन की एबिलिटी आ गई तो आपको यहां पर, है ना, 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, क्या नहीं टेस्ट हुआ है ये भी जान लेते हैं अभी तक, है ना, या क्या टेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक देखो अलजेब्रा अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ना ही ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई है बच्चों, है ना, और ना ही आपसे कैलकुलेश या फिर कोई लेंथी फॉर्मूले कैलकुलेट करवाए गए हैं। लेकिन हम इनको इन सभी के लिए भी रेडी रहना होगा। ठीक है, फिलहाल तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए सिर्फ अरिथमेटिक पे और डेटा इंटरप्रिटेशन पे। अगर हम इस पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं तो हमारा फोकस फिलहाल लास्ट 3 ईयर्स को देखकर यही कहता है कि सिर्फ अरिथमेटिक अगर हम अच्छा कर लें बहुत अच्छी बात होगी, और डेटा इंटरप्रिटेशन पे मास्टरी कर लें। ये दो चीज जैसे अगर कर लेंगे तो होपफुली हमारा जो होगा स्कोर वो 12 आउट ऑफ 12 हो सकता है। चलिए अब स्टूडेंट मार्क्स लूज क्यों कर रहे हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब आप, है ना, लॉन्ग पैसेजेस देखते हैं, लॉन्ग पैसेजेस, तो क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं बच्चे, पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि वो अननेसेसरी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, पैसेज को लेंथी देखते हैं, फिर पैनिक होकर अननेसेसरी कैलकुलेशंस में उलझ जाते हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सिलेक्शन ही जो सेट का है वो गलत हो जाता है। अगर आपने, है ना, हार्ड सेट पहले उठा लिया और इजी सेट बाद में छोड़ दिया तो फिर वहां पर पैनिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपकी सारी चीजें धीरे धीरे बिगड़ेगी। फिर अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन की जो स्किल है वो बिल्कुल पुअर है, ठीक है, उतना अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, और आपका टाइम मिस मैनेजमेंट हो रहा है, तो फिर आप वहां पर डेफिनेटली अपने मार्क्स लूज कर जाएंगे। ठीक है, तो हम मार्क्स लूज क्यों कर रहे हैं, तो 5 रीजन निकल कर आ रहे हैं। लॉन्ग पैसेजेस देखकर पैनिक होना, कैलकुलेशन में अननेसेसरी कैलकुलेशन करना, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ सेट गलत हो जाना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की स्किल डेवलप ना रहना, ठीक है, और टाइम को मिसमैनेज कर पाना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 12 आउट ऑफ 12 का माइंडसेट होना क्या चाहिए, है ना। 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करने के लिए पर्टिकुलर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
पहला टारगेट होना चाहिए हमारा कि हम 100% एक्यूरेसी पे ही काम करें बच्चों। ठीक है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैं प्रीफर करवाऊंगा कि जो आपके 100% क्लियर हो। जैसे आप रेशियो कैलकुलेट कीजिए, आप परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, आप एवरेज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, जहां पर 100% आपके अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कभी भी ईगो पे नहीं लेना है ऐसे कैलकुलेशंस, है ना, जो आपसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं बेटा, जनरली ये गलती होती है हमसे कि हम कैलकुलेशन को ईगो पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ईगो पे लेते हैं वो चीजें आपको वहां पर, है ना, सारा खेल खराब हो जाता है आपका। ठीक है, तो स्किप करना है जितने भी ईगो रिलेटेड आपके वहां पर कैलकुलेशन। चलिए, अब सेट को सिलेक्ट कैसे करें, है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सेट को सिलेक्ट करते समय, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करना है वही सेट जिसमें डेटा क्लीन और स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, डेटा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यानी एक ऑर्डर आपको फॉलो होते हुए दिखेगा। ठीक है, वैल्यूज जनरली इंटीजर्स अगर आपको दिखती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना, बहुत ही अच्छी बात है। आपके जो परसेंटेज हो फ्रेंडली परसेंटेज हो। ठीक है, इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं कि क्या क्या हम, है ना, चेक करेंगे। क्वेश्चंस रिपीटेड हो नेचर में, है ना, यानी एक डेटा पहले से ऑलरेडी यूज हो चुका है, जो डेटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी पे परसेंटेज रिलेशन पूछा जा रहा हो, उसी पे रेशियो रिलेशन पूछा जा रहा हो और उसी पे एवरेज कहीं पर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो रिलेटेड डेटा रिपीटेड होगा जब आपको वहां पर हेल्प मिलेगी। चलिए, क्या नहीं करना है, ठीक है, यानी सेट सिलेक्शन करते समय आपको कीप इट इन लास्ट। अगर आपको, है ना, सेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा सेट पहले कौन सा सेट बाद में रखें, ये बहुत जरूरी है देखना। ठीक है, तो क्या होता है जब आपके सामने टू मेनी डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स आ जाते हैं, तो बच्चे जनरली इंटीजर्स में ज्यादा, है ना, अच्छे से कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके बाद जब मल्टीलेयर डिपेंडेंसी हो, है ना, यानी ए का डेटा बी पे डेटा डिपेंड कर रहा है, बी का सी पे, सी का डी पे, तो जब मल्टीलेयर डिपेंडेंसी होती है तो फिर हमें वहां पर टाइम लगेगा, है ना, सॉल्व करने में। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम वहां पर मल्टीलेयर डिपेंडेंसी को देखकर या फिर हेवी कंपैरिजन चेन को देखते हुए, है ना, उस सेट को लास्ट में रखेंगे। लास्ट प्रायोरिटी रहेगा हमारा उस अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों सेट करना है लेकिन लास्ट में करना है। चलिए, अब टाइम की बात करते हैं कि किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे, तो आइडियली हमारे पास जो टोटल टाइम होता है वो 15 मिनट हम रखेंगे मैक्स टू मैक्स। 12 to 15 आइडियल टाइम माना जाता है आपके पूरे मैथ्स के सेक्शन के लिए। क्लियर? उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे बच्चों, ठीक है, तो पैसेज को 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लें। 1 या फिर 1.5 मिनट में आप एक सेट को रीड कर ले, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, और फाइनली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कर रहे होंगे, तो 30 to 45 मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर टाइम नहीं देना अपने को। इससे अगर ऊपर टाइम लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, है ना। इसका मतलब अगर आपने, है ना, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में, इंडिविजुअल क्वेश्चन में 60 सेकेंड से ज्यादा अटक चुके हैं, ठीक है, 60 सेकेंड से ज्यादा अटक चुके हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली लीव कर देना है। किसी भी ट्रिकी क्वेश्चंस की वजह से आपका इंटायर पेपर, है ना, खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, है ना। एक सिंगल ट्रिकी क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरा पैसेज, पूरा पेपर नहीं बिगाड़ सकते। चलिए, अब अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन शॉर्टकट्स आपने कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो अगर कैलकुलेशन शॉर्टकट्स आपको क्या करेंगे, वहां पर उस मास्टर बना देंगे मैथ्स का वहां पर। ठीक है, तो देखो, अगर फ्रैक्शन परसेंटेज रिलेशन आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं बेटा, है ना, ये फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिए हैं, आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, आपको रेशियो सिंप्लीफिकेशन पता है किस तरह से करना है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक्स अगर आप जानते हैं, इन सब पे आपने पहले से कमांड कर ली, तो आपका कैलकुलेशन शॉर्टकट्स वहां पर बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। लास्ट ईयर भी हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बनाए जा सकते थे रेशियो बेसिस पे, अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे, ठीक है, लेंथी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए, अब हम बात करेंगे स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स की, कि कैसे हम स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो देखो क्या करना है, आपको इग्नोर करना है अननेसेसरी डेसिमल्स। कभी कभी क्या होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट ऐसा भी डेटा रिक्वायर्ड होता है, पर जनरली आंसर, है ना, डेसिमल के पहले ही आपको दिखने लग जाता है आपका फाइनल ऑप्शन।
ठीक है। अब उसके साथ साथ में क्या करना है, जब आप कंपेयर कर रहे होंगे ऑप्शंस को तो एग्जैक्ट वैल्यू से दूर रहना है, सिर्फ ऑप्शंस को कंपेयर करना है कि कितने ऑप्शंस क्लोज है या दूर है, ठीक है। जितना ऑप्शन आपका क्लोज होता है हम चाहते हैं थोड़ा सा नियर बाय कैलकुलेशन करके चले जाए, ठीक है। उसके बाद आपको मोस्टली परसेंटेज रिलेशन यूज करना है इंस्टेड ऑफ फुल कैलकुलेशन। अगर आप फुल कैलकुलेशन करेंगे बेटा टाइम कहीं ना कहीं है ना कंजप्शन हो जाएगा। उसके अलावा आपको वहां पर थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो जाता है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो राउंड ऑफ हमेशा स्मार्टली करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। कुछ बच्चे राउंड ऑफ कर लेते हैं ब्लाइंडली, है ना, वो गलत हो जाता है। वो राउंडली है ना, राउंड ब्लाइंडली करना गलत हो जाता है। आप थोड़ा स्मार्टनेस के साथ राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि कॉमन ट्रिप्स क्या होते हैं क्लैट के। क्लैट क्या करता है, तो देखो क्लैट क्या करता है, जनरली आपको क्लोज ऑप्शंस देगा, है ना। जब भी आप पेपर प्रीवियस पास्ट ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस क्लोज होते हैं माइनर वेरिएशन के साथ, है ना, बहुत ही माइनर वेरिएशन होता है, ठीक है। उसके साथ में वो कैलकुलेशन आपको हैवी दिखाता है जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। कैलकुलेशन हैवी दिखाई जाती होती नहीं है, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लैट करता है कि वो आपको लॉन्ग लुकिंग है ना पैसेजेस दिखाएगा। तो बच्चे क्या होते हैं बेटा, लॉन्ग लुकिंग पैसेजेस देखकर ही छोड़ देते हैं। जो पैसेज लंबा दिख रहा है उसको छोड़ देते हैं, बट वो कंपैरिजन में इजी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसेज शॉर्ट तो है लेकिन फिर उसमें ट्रिकीनेस आ जाती है। तो जैसे ही उसमें ट्रिक्स है ना अप्लीकेबल होती है, बच्चा कहीं ना कहीं अटक जाता है, स्टार्ट करता है लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कॉमन ट्रैप्स हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए 12 आउट ऑफ 12 के लिए, हमारी डेली प्लानिंग क्या होना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं अपन। तो डेली प्लानिंग क्या होना चाहिए बच्चों, डेली प्लानिंग ये होना चाहिए कि हम डेली प्रैक्टिस करें एटलीस्ट, है ना। ये मिनिमम है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है मेरे अकॉर्डिंग कि 30 मिनट तो आपको देना ही पड़ेंगे डेली के, ठीक है। अगर आप 30 मिनट नहीं दे पाएंगे तो फिर आप कैसे इसको अचीव कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 30 मिनट देता हूं डेली तो मुझे क्या करना होगा, 30 मिनट में डेली 2 DI सेट लगाएंगे, हम डेली लगाएंगे 2 DI सेट। उसमें एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करना है, राइट को भी और रॉन्ग को भी। कभी कभी बच्चे राइट को भूल जाते हैं, बट राइट जैसे हुआ है सॉल्व, क्या सही है ना वे में हुआ है, सही तरीके से हमने सॉल्व किया है, क्या राइट अप्रोच थी उस समय राइट आंसर की, तो फिर वो देखना भी बहुत जरूरी है ना। तो एनालाइज करना है रॉन्ग प्लस राइट दोनों को, ठीक है। उसके बाद हमेशा हमेशा जब भी मैथ्स के लिए पेन उठाओ आप बच्चों, आपको मैथ्स जब भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो मैथ्स के रिगार्डिंग, आपको मेथड फॉलो करनी है। मेथड क्या है, आंसर्स हमारे लिए मैटर नहीं करता है ना। याद रखना कभी भी आंसर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है मेथड क्या थी उसके पीछे की, ठीक है। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपने जो शॉर्टकट सीखे हो, है ना, डे बाय डे, तो उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है, ठीक है। मैथ्स का एक मूल मंत्र ही होता है रिवाइज करना। अगर आप कुछ टाइम तक रिवाइज बंद कर देंगे बेटा, या रिवीजन स्टार्ट नहीं करेंगे चीजों को, तो रिवाइज नहीं करने से मैथ्स की जितनी भी आपने है ना चीजें सीखी है सब कुछ है ना वापस से फैड हो जाती है। फिर आपके वापस से टाइम लगेगा, कैलकुलेशन स्पीड पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हमें इंपैक्ट दिखाती है। चलिए अब अगर हमें क्लैट में एक्चुअल क्लैट के पेपर में 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करना है तो उसके पहले हमें मॉक में भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मॉक में परफॉर्म करने के लिए, है ना, मॉक की जो टेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर हम मॉक में ही 12 आउट ऑफ 12 नहीं स्कोर कर पाएंगे तो क्लैट में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मॉक में आप 12 आउट ऑफ 12 नहीं कर पा रहे तो क्लैट में नहीं कर पाएंगे, बट वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है। आपके पास कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस होगा मॉक में 12 आउट ऑफ 12 का, तो आप इजीली वहां पर क्रैक कर जाएंगे क्लैट के क्वांट को, ठीक है। चलिए क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्लैट हमेशा आपको डील करना है बेटा फ्रेश माइंड से, हमेशा फ्रेश माइंड से ही क्वांट हम डील करते हैं। आपका जब भी फ्रेश माइंड हो तभी आप क्वांट है ना टच करें, सॉल्व करें, तभी ये चीजें होती है। तो मॉक में क्या करना है, मॉक में जैसे ही आप LR सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप क्वांट स्टार्ट करेंगे फ्रेश माइंड से। चाहे तो 1 मिनट की ब्रीदिंग ले लो, आराम से शांति से सब कुछ भूल जाओ और फिर आप क्वांट स्टार्ट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1 राउंड अटेम्प्ट ओनली, है ना। एक ही राउंड में सारा अटेम्प्ट करना है, यानी दोनों पैसेज 1 शॉट गो होना चाहिए। 99% हमारी यही कोशिश होना चाहिए
कि 1 राउंड में ही हम कंप्लीट कर ले चीज़ों को। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पैसेज बनाया, फिर कहीं स्विच किया, फिर वापस आए, फिर स्विच किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना है। अगर आपके आंसर्स एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। आप क्या करते हैं, नियर बाय अपने आंसर के ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाता है। ब्लाइंडली कर देते हैं। ब्लाइंड करने से कुछ नहीं होने वाला है, गैस करने से 4 में से 1 ही सही जाएगा, 3 गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, रीअटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को जो आपने स्किप किए थे, बट वो क्लियर होना चाहिए पहले से कि अगर मैं अभी स्किप कर रहा हूं दैट्स मीन्स उसमें अभी सिर्फ मुझे कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेंदी दिख रहा है क्वेश्चन, है ना। हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ऑर्डर में नहीं चलते हैं क्वेश्चंस के, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, उनको स्किप कर देते हैं कि चलो इसको बाद में देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। उनको ऐसा नहीं कि जिसका आंसर गलत आया उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, ये चीज गलत हो जाएगी। चलिए फाइनल फॉर्मूला समझ लेते हैं कि 12 आउट ऑफ 12 के लिए फाइनल फॉर्मूला होना क्या चाहिए। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हमारा 12 आउट ऑफ 12 का सिंपल सा फॉर्मूला हमने बनाया है कि सबसे पहले तो राइट साइड सिलेक्शन होना चाहिए, फिर आपको टाइम को कंट्रोल करना है अपने अकॉर्डिंग। वहां पर पैनिक तो बिल्कुल होना ही नहीं है ना। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, जितना आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा, वो भी खराब हो जाएगा। फिर लास्ट में स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन से चलना है हमेशा, है ना। ऐसा नहीं है कि फाइनल रिजल्ट लाकर ही मतलब हमें हमारा मैथ शो नहीं करना है कि एकदम पॉइंट डॉट टू डॉट सारा आंसर दिखाना है ना, वो नहीं करना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट ये है, ठीक है, कि आपका जो क्लेट का क्वांट है बच्चों, है ना, एक्चुअल में ये क्लेट का क्वांट नॉट अबाउट द मैथ्स है ना। क्लेट क्वांट इज नॉट अबाउट द मैथ्स, ठीक है, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन, सिलेक्शन एंड क्लियरिटी। डिसिप्लिन मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको चीजों को, डे 1 से, है ना, डे 1 या डे 1 के सेकंड से ही स्टार्ट करना है चीजों को। सिलेक्शंस, जब भी आप, है ना, सिलेक्ट करेंगे पैसेजेस को, सही सिलेक्शन होना, सही क्वेश्चन चॉइस करना ही जरूरी है। फिर क्लियरिटी से चीजों को रखना है कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो 12 आउट ऑफ 12 इज अचीवेबल बाय एनीवन। किसी भी पर्सन से, किसी भी स्टूडेंट से 12 आउट ऑफ 12 अचीवेबल किया जा सकता है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप 12 आउट ऑफ 12 अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है बेटा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।